तो देखिए आज जो है हम यहाँ पर ज्योग्राफी की जो हमारी सीरीज चल रही थी सीयूईटी की उसको कंटिन्यू करेंगे। और इसमें अभी तक हमने 150 क्वेश्चन कर लिए हैं और आज जो है हम 150 से 200 के बीच में जो है क्वेश्चन करेंगे, यानी कि 50 क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। और आपको ये 50 क्वेश्चन के अटेम्प्ट करने के बाद आपको ये बताना है कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चंस आपके जो है सही हुए हैं, वो स्कोर भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देखो ये सीरीज जो है ऐसी ही चलती रहेगी। मैं 500 प्लस को क्वेश्चन लाने का मैंने वादा करा है, मैं आपका यहाँ पर लाऊंगा। आपको ये सारे के सारे जितने क्वेश्चंस हैं आपको कर लेने हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कहीं पर कि आपको ये क्वेश्चंस कुछ जो है क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, देखो ज़्यादा नहीं हो रहे इसका मतलब कि कॉन्सेप्ट अभी क्लियर ही नहीं है, कुछ नहीं हो रहे हैं, तो वो जो आप क्या करेंगे, जो आपका सिलेबस है, जो आपकी एनसीईआरटी है, उसको दोबारा से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या दिखेगा, 151 है। तो इसमें आपका रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल हाईवेज ऑफ इंडिया एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। भाई जो इंडिया में अगर आप देखेंगे जो आपके राष्ट्रीय मार्ग हैं, ठीक है, उनके लिए स्टेटमेंट दे रखी हैं और आपको कौन सी चुननी है, करेक्ट सही चुननी है। याद रखना करेक्ट और रॉन्ग में, है ना, कहीं पर इनकरेक्ट करेक्ट आपका, ठीक है, राइट रॉन्ग, है ना, नॉट ओनली, ऐसे ऐसे जब स्टेटमेंट्स में कहीं लिखा रहता है तो उस पर बहुत ध्यान देना। सबसे पहले देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट मेंटेन एंड ऑपरेशन ऑफ नेशनल हाईवेज इज ऑन स्टेट गवर्नमेंट। तो कह रहा है कि भाई जो भी नेशनल हाईवे को मेंटेन करना है वो स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। तो भाई ये तो गलत ही हो जाएगा। नेशनल हाईवे जो भी है आपका वो कौन देखता है, आपका NHAI, है ना, आपका वो यहाँ पर एक तरीके से नेशनल हाईवे आपका अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये इसको पूरा देख रेख करता है, जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आने वाला एक ये इंस्टीट्यूशन है। तो ये चीज़ तो स्टेटमेंट आपकी पहली गलत हो जाएगी। सेकंड देखो क्या कह रहा है, दीज हाईवेज आर मेंट टू प्रमोट दी हारमोनियस रिलेशन विद दी नेबरिंग कंट्रीज बाय प्रोवाइडिंग इफेक्टिव लिंक्स विद इंडिया। तो कह रहा है इन राज्य मार्गों का उद्देश्य भारत के साथ प्रभावी संपर्क प्रदान करके पड़ोसी देशों के साथ सौंदर्य संबंधों को बढ़ावा देना है। तो देखो क्या कह रहा है कि जो बॉर्डर वाले आपके एक तरीके से जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, वहाँ पर एक तरीके से उसके लिंक को प्रोवाइड कराना, ये नेशनल हाईवे का काम है। भाई ये नहीं दिखेगा, वो बॉर्डर रोड्स आते हैं जो कनेक्ट करते हैं आपके कंट्री को दूसरी कंट्री से। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या है, इनकरेक्ट है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है सेकंड वाली स्टेटमेंट में। पहली में तो आप क्या है कर लोगे, लेकिन सेकंड में कंफ्यूज नहीं होना है भाई, है ना। 152 क्वेश्चन। भाई वीडियो को पॉज करें और इसको राइट आंसर बताने की कोशिश करें क्या है। तो यहाँ अगर आप देखोगे क्या कह रहा है, इन दी डैश स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी दी फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी डिक्लाइन। तो कह रहा है कि आपके जनसंख्या के संक्रमण जो सिद्धांत है, या जननांकीय संक्रमण सिद्धांत भी आप इसको बोल सकते हो, डैश चरण में प्रजनन और मृत्यु एक तरीके से, है ना, या आप ये कह सकते हो जन्म और मृत्यु जो है ना, ये इसमें आप ऐसे समझ सकते हैं जन्म और मृत्यु दर में जो है गिरावट आती है। तो कौन सी स्टेज है, देखो जो इसके डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की जो आपके तीनों स्टेज है, तीनों स्टेज को आपको ढंग से पढ़ना है, उनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है। तो अगर देखिए भाई वो थर्ड स्टेज है ना, जहाँ पर क्या है आपका बर्थ रेट भी डाउन हो रहा है और डेथ रेट भी आपका डाउन हो रहा है। तो वो कौन सी स्टेज हो गई, वो थर्ड हो गई, है ना। जहाँ पर आपका बर्थ हाई है और डेथ भी हाई है, वो कौन सी स्टेज हो गई, वो फर्स्ट हो गई। लेकिन जहाँ बर्थ आपका गिर रहा है लेकिन डेथ अभी भी ऐसे का ऐसे बना हुआ है, वो कौन से स्टेज में होता है, सेकंड में। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। 153 क्वेश्चन। भाई क्या कह रहा है इसके अंदर कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ दी हाईएस्ट पॉपुलेशन। भाई निम्न में से किस देश के पास जनसंख्या सबसे अधिक है। देखो अब क्या है ना, ऑप्शन जो इस तरीके के हैं, आपको ऐसा मुझे पता है एक ऑप्शन इसमें ऐसा है, बच्चा सोचेगा कि वही आंसर होगा और वो नहीं है। बच्चा सोचेगा कि इसका आंसर होगा बांग्लादेश। नहीं भाई, बांग्लादेश नहीं है, यूएसए आपको दिखेगा। यूएसए की पॉपुलेशन ज़्यादा है बांग्लादेश से। तो यहाँ पर कंफ्यूज कर देगा आपको। देखो अब नहीं पूछेगा वो चाइना इंडिया रूस, आपको पता है। देखो आपने उसमें देखा होगा 6 कंट्री जो है आपकी उसमें लिखी हुई है, एक जो बार डायग्राम दे रखा था, तो जो 10 कंट्रीज दे रखी हैं, 10 में से जैसे इंडिया और चाइना और पाकिस्तान को तो आप अलग हटा लो एक तरीके से, है ना। बट जनरली बच्चों को पता रहता है किसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है किसकी कम है। लेकिन यहाँ पर देखो ऑप्शन क्या है, यूएसए, ब्राज़ील, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। चलो आप ब्राज़ील को अलग हटा लोगे लेकिन कंफ्यूज होंगे कहाँ आप, यूएसए, बांग्लादेश और
इंडोनेशिया में। तो ऐसे क्वेश्चंस को बड़े केयरफुली आपको देखना है, बस ये नहीं कि हाँ अरे ये तो बड़ा इजी है लगा दिया और पता चल रहा है कि मार्क्स गए। देखो अल्टीमेट आपका गोल होना चाहिए कि आप सीयूटी क्लियर करें, है ना। ये ना गोल हो कि बस हाँ तुक्के में लगा देंगे कुछ भी। एनसीईआरटी को पढ़ो ढंग से और आंसर देने की कोशिश करो, है ना सारे। 155 एक सेकंड भाई, 154 है ना। 154 क्या कह रहा है, द इंडियन एग्रीकल्चर हैज़ बीन फेसिंग विच ऑफ दीज प्रॉब्लम, है ना, कि भारतीय जो कृषि है इनमें से किन समस्याओं का सामना कर रही है। तो भाई कौन सी समस्याएं हैं, आंसर बताएं। तो देखो सबसे पहले कह रहा है कि यहाँ पर आपकी प्रोडक्टिविटी कम है, हाँ उत्पादकता कम है, जी हाँ। ओवरऑल डिपेंडेंस ऑन मानसून, जी हाँ मानसून पे अगर आप देखेंगे हमारे भारत देश का 60% किसान मानसून पे डिपेंड है। वेरी स्मॉल लैंड होल्डिंग, जी हाँ बहुत छोटे आपके खेत हैं लोगों के पास। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है। तो देखो क्या कहता है, कह रहा है इन केस ऑफ द मेजर पोर्ट्स डैश डिसाइडेड the policy and plays a regulatory function. For the minor port, policy and function are regulated by। तो कह रहा है देखो जो प्रमुख बंदरगाह होते हैं उसके मामले में डैश नीति तय करता है और नियामक कार्य करता है, और जो छोटे बंदरगाह होते हैं यानी कि एक बड़े और एक छोटे के लिए नीति का कार्य करता है और उसके द्वारा विनियमित किया जाता है। तो सीधी सी बात है भाई, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, क्या भाई सेंट्रल गवर्नमेंट आपका क्या करती है, जो मेजर पोर्ट्स हैं जो आपने 12 उसमें पढ़े होंगे और बाकी और आप डाल लो, है ना, 20-25 जो भी मेजर पोर्ट हैं उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा रहता है। और जो माइनर पोर्ट है उस पर मतलब कंट्रोल मतलब सारी पॉलिसीज़ वगैरह कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन जो माइनर है वो उस पर कौन करेगा भाई, आपका स्टेट गवर्नमेंट का उसमें आ जाता है काम। ठीक है भाई, इसमें ये था इसका आंसर। 156 क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखो कह रहा है भाई इसमें से आपकी स्टेटमेंट दे रखी हैं और आपको चुननी है करेक्ट, है ना। अबाउट क्या भाई, डेयरी फार्मिंग। जो आपका भाई डेयरी फार्मिंग है उससे जुड़ी हुई कुछ आपके स्टेटमेंट हैं उसको रीड करें और सही आंसर देने की कोशिश करें। तो भाई एक एक करके पढ़ते हैं। कह रहा है इट इज़ हाईली लेबर इंटेंसिव एज इट इन्वॉल्व आपका रिगरस केयर इन फीडिंग एंड मल्चिंग देर इज ऑफ सीजन ड्यूरिंग दी एंड ऑफ द ईयर। कह रहा भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा श्रम लगता है आपका इसमें, ठीक है। इसमें भाई खिलाना वगैरह सब चीज़ आपको देखने को मिलता है ना, बहुत तरीके से देखभाल करनी पड़ती है और साल के अंत में यहाँ पर एक तरीके से छुट्टी मिलती है। देखो अगर ये चीज़ ना होती, ये वाली जो स्टेटमेंट ना होती तो ये पूरी स्टेटमेंट सही थी भाई। इसमें कोई ऑफ सीजन नहीं होता, ये आप पढ़ के आ चुके हैं ना, क्या इसमें कोई ऑफ सीजन नहीं है। तो इसका मतलब कि ये पहली स्टेटमेंट आपकी जो है क्या हो जाएगी, गलत। और उसने क्या पूछा है भाई, करेक्ट पूछा है, तो ये गलत हो जाएगी। तो पहला कहाँ कहाँ है भाई, यहाँ और यहाँ, ठीक है। सेकंड आपकी सही है जैसे उसमें बता रहा है नीचे, कह रहा है इट इज प्रैक्टिस मेनली नियर अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर। जी हाँ, जो भी आपके मुख्य शहरी जगह है, औद्योगिक केंद्र हैं, उसके पास ये जो है करा जाता है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। तीसरा क्या कह रहा है, देर आर 3 मेन रीजन कमर्शियल डेयरी फार्मिंग, द लार्जेस्ट इज नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप। कह रहा वाणिज्यिक आपके जो ये डेयरी फार्मिंग होते हैं, इसके 3 मुख्य क्षेत्र है और सबसे बड़ा आपको कहाँ दिखेगा, पश्चिमी यूरोप में। तो भाई ये भी एक तरीके से आपको स्टेटमेंट क्या दिख जाएगी, सही दिख जाएगी। यानी कि इसमें जो स्टेटमेंट आपकी सेकंड और थर्ड है वो क्या है, वो आपकी सही स्टेटमेंट है। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 157 है ना, कुछ स्टेटमेंट दे रखी है रिगार्डिंग बॉर्डर रोड्स, है ना, और आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर चुनना है और बताना है क्या है। तो 4 ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं, चारों को रीड करें और करेक्ट पूछ रहा है, याद रखना इनकरेक्ट नहीं पूछ रहा है वो आपसे। तो यहाँ पर देख लेते हैं भाई, सबसे पहले क्या कह रहा है, बॉर्डर रोड्स आर स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट। भाई सीमा सड़कें जो है रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। जी हाँ, पहली स्टेटमेंट सही है। तो पहली कहाँ है भाई, तीनों में दिख रही है, यहाँ नहीं दिख रही है मुझे। सेकंड स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है, दे स्ट्रेंथन डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, वह रक्षा तैयारियों को मजबूत करती है। जी हाँ, ये सेकंड भी आपको कहीं ना कहीं सही दिखेगा। कह रहा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंस्ट्रक्ट दीज रोड्स, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है इन सड़कों को बनाती है। जी हाँ, ये थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। फिर कह रहा है दे आर हेल्पफुल इन एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वह आर्थिक विकास की गति देने में सहायक है। क्या ऐसा आपको दिखेगा कि जो बॉर्डर रोड्स हैं, क्या जो भी आपका इकोनॉमिक एक तरीके से डेवलपमेंट के लिए भी क्या वो सही है, मैं है ना, राइट आंसर बताएं इसका। तो जनरली अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट गलत थी, है ना, क्या भाई, सॉरी फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी
सही थी। बॉर्डर रोड क्या है, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद क्या था भाई, स्ट्रेंथ करता है डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को। और आपका नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये इसको बनाता है। क्या ये बात सही है भाई? भाई ये नहीं है सही, है ना, ये आपकी गलत है। और बाकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए है, यानी कि कहीं ना कहीं ये फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, है ना, कहाँ दिख रहा है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ जो है आपको दिखेगा, ये सही है। थर्ड NHAI नहीं कराता है, जो आपका बॉर्डर रोड करके ही आपका एक इंस्टीट्यूशन है वो इसको देखता है ना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ऐसे करके है कुछ, तो वो देखता है, ये नहीं देखता है NHAI। इसमें कंफ्यूज हो सकते हो कि हाँ नेशनल लेवल पे, स्टेट आपका सेंट्रल लेवल पे है, तो आपका सेंटर ही इसको देख रही होगी, ठीक है। तो उसमें आप पढ़ेंगे बॉर्डर रोड्स का, जब आप पढ़ते हैं टॉपिक, तो उसमें आपको कहीं मेंशन नहीं होगा कि NHAI कराती है, उसमें दिखा होगा बॉर्डर रोड के जो ऑर्गेनाइजेशन है वही करता है इसको, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 158। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। भाई निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार नहीं है, वो आपको बताना है यहाँ। जरा एक एक करके देखते हैं भाई। कह रहे डिफेंस इन नेशनल रिसोर्स, सॉरी डिफरेंसेस इन नेशनल रिसोर्स। कह रहा है राष्ट्रीय संसाधनों में अंतर। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार है भाई ये आपका। कह रहा है पॉपुलेशन फैक्टर, जी आपको दिखेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सबकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास जो है वो अलग आपको दिखेगा। अच्छा, पॉपुलेशन फैक्टर होगा क्या इंटरनेशनल ट्रेड में, इनकी जनसंख्या जो है वो आपको देखने को मिलेगा क्या? जी हाँ, पॉपुलेशन भी एक फैक्टर है। अब देखो कैसे कंफ्यूज होंगे आप। जनसंख्या इस तरीके से फैक्टर है, जिस कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो वो रिसोर्सेज उसको ज़्यादा चाहिए, और वो क्या करेगा, वो बाहर से आपका एक तरीके से मंगाएगा, या डिमांड होगी उसकी और वो चीज़ आएंगी बाहर से, तो इंटरनेशनल ट्रेड में मदद करता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिए यहाँ पर, यानी कि ये तीनों सही है ना। और इसका राइट आंसर रहता है नन ऑफ दी अबव। अब देखो क्या है, इसमें बोला पूछा था नॉट, है ना, कोई बेस नहीं है भाई। ये तीनों ही आपको दिखेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, पॉपुलेशन फैक्टर हो, डिफरेंसेस नेशनल रिसोर्स हो, ये तीनों के तीनों आपके फैक्टर एक तरीके से अफेक्ट करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड को। 159 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन डज द बिग ट्रंक रूट रन। कह रहा है बिग ट्रंक मार्ग जो है इनमें से किस महासागर से होकर गुजरता है। तो अब यहाँ पर जरा देखते हैं, तो यहाँ पर अगर आप राइट आंसर देखेंगे तो वो है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, है ना। जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है वहाँ से बिग ट्रंक रूट जो है एक तरीके से आपका कनेक्टेड है। अगला देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट गैदरिंग। भाई गैदरिंग से जुड़ी हुई, यानी कि आपका संग्रह से जुड़ी हुई, इनमें से कौन सा कथन सही है? क्या पूछ रहा है भाई? सही। पहला देखते हैं, गैदरिंग इज प्रैक्टिस इन नॉर्थ कनाडा, नॉर्दर्न यूरेशियन एंड सदर्न चाइल्ड अमेजोन बेसिन, ट्रॉपिक अफ्रीका, नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो अगर आप देखेंगे इन सब जगह पे कहीं ना कहीं आपका गैदरिंग हो रही है। कह रहा है इन मॉडर्न टाइम्स सम गैदरिंग इज मार्केट ओरिएंटेड एंड हैज बिकम ए कमर्शियल। कह रहा है आधुनिक समय में क्या हुआ है, कुछ ये जो आपके संग्रह करे जाते थे वो आपका एक तरीके से बाजार के लिए हो गए हैं, मार्केट के लिए हो गए हैं। और कहीं ना कहीं स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि अब क्या करने लगे, जो ट्राइबल वगैरह होते हैं, जो भी फॉरेस्ट से कुछ भी आपका कलेक्ट करा होता है वो जाके आप मार्केट में बेचते हैं। तो इनके दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये क्या है आपकी सही है। 161। तो क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रेलवे नेटवर्क। भाई इनमें से किस देश में रेलवे नेटवर्क का सबसे आप ये कह सकते हो घनत्व तो आपको दिखेगा। देखो एक तो डेंसिटी बिल्कुल याद रखना रेलवे की, रोड की, कि रेलवे का कहाँ, रोड का कहाँ सबसे ज़्यादा डेंसिटी। सी रूट जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आप एयर वाला तो आप रूट को एक बार को छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको दिखेगा जो सी रूट है और जो रोड में आपको बताया, रेलवे में जो बताया, वो आपको पता होना चाहिए। तो भाई कौन सी कंट्री है जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी देखने को मिलेगी? तो भाई यहाँ आपको दिखेगी हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रेलवे नेटवर्क USA के अंदर। क्या दिखेगा? USA के अंदर। देखो एक तो इन टर्म ऑफ वो होगा आपका कि इतना किलोमीटर जो है जाल बिछा हुआ है रोड का या आपका रेलवे का, और एक होता है डेंसिटी और घनत्व। आपको पता है कि भाई हम एरिया को देख के फिर निकालते हैं, ठीक है, वो एक अलग हो जाता है कि कितना किलोमीटर जो है बिछा हुआ है, किलोमीटर के हिसाब से अलग हो गया और डेंसिटी अलग हो गई, ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे।
162 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट अबाउट मिक्स्ड एग्रीकल्चर। भाई निम्न में से कौन सा कथन मिश्रित कृषि के बारे में सही नहीं है। याद रखना नॉट पूछ रहा है, और नॉट वाले जो है और आपके इनकरेक्ट वाले जो हैं, जब ये वर्ड आते हैं ना तो एक ना बच्चे गलती क्या करते हैं, वो ऑप्शंस तो रीड करेंगे लेकिन उसमें वो सही वाला लगा देंगे, है ना, कि आपने यहाँ रीड करा, आपको लगा ये सही है और इसने पूछा था नॉट, तो आप सही वाला यहाँ पर चूज करके लगा दोगे। ये चीज़ नहीं करनी है भाई आपको सिंपली इस पे ध्यान रखना है। गलती हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि 60 मिनट्स है, 60 मिनट्स के अंदर आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। तो भाई कौन सा आपका मिक्स फार्मिंग के जुड़ा हुआ नहीं है, आंसर बताएं। तो यहाँ पर देखो, अब एक एक करके देख लेते हैं। कह रहे कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस एग्रीकल्चर। कह रहे अंगूर की खेती जो करी जाती है ये इसकी विशेषताएं हैं। ये मिक्स एग्रीकल्चर की बात कर रहा है। देखो भाई, क्या मिक्स एग्रीकल्चर में ग्रेप्स की आप ये कह सकते हो स्पेशलिटी है? नहीं, वो आपको कहाँ दिखेगा, वो मैटेरियन एग्रीकल्चर में दिखेगा। तो फर्स्ट क्या हो जाता है आपका, एक तरीके से गलत हो जाता है ना। और देखो नॉट पूछा था, तो नॉट देखो अब यहाँ पर कंफ्यूजन होती है। अब अगर आप सेकंड ऑप्शन पढ़ेंगे तो क्या कह रहा है, फूडर क्रॉप आर मेन कंपोनेंट ऑफ मिक्स एग्रीकल्चर। आपके जो चारा फसल होती है मिश्रित कृषि का मुख्य घटक है। अब ये स्टेटमेंट सही है। अब बच्चा क्या करेगा, इसको सेकंड को लगा देगा, लेकिन उसने आपसे क्या पूछा था, नॉट, है ना। तो नॉट में आपकी पहली स्टेटमेंट जो है तो वो सही हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर क्या है इसका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। 163, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट परसेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन। याद रखना किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का सबसे ज्यादा प्रतिशत दिखेगा। एक आपको ग्रामीण और एक शहरी, है ना, यानी कि आपको रूरल और अर्बन दोनों आपको पता होना चाहिए कि किस किस जगह पे आपको जो पॉपुलेशन है कहाँ पर ज़्यादा है। एक तो ओवरऑल हो गया किस स्टेट में ज़्यादा है किस में कम है, एक है अर्बन वाइज और रूरल वाइज की गांव में जो लोग रहते हैं किस स्टेट में ज़्यादा है, शहर में जो लोग रहते हैं किस स्टेट में ज़्यादा है। ठीक है भाई, इसका राइट आंसर बताएं क्या है। तो भाई इसको अगर आप देखेंगे तो वो है आपका हिमाचल प्रदेश। क्या है भाई, आपका हिमाचल प्रदेश आपको यहाँ पर दिखेगा। और याद रखना ये जो डेटा है 2011 के अकॉर्डिंग है। अगर आप गूगल पे सर्च मारते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो आपका सेंसस 2011 वाला आया हुआ है वो उसी के हिसाब से अभी भी ज्योग्राफी की बुक चल रही है जो आपने पढ़ी होगी 12th में। और जो आपका क्या कहते हैं एनटीए जो आपका एग्ज़ाम बनाएगा सीयूईटी का, भाई वो वही बुक उठाएगा, एनसीईआरटी से ही देगा, वो अलग नहीं देगा। तो लेटेस्ट डेटा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसके अंदर कोई थ्योरी एग्जाम हो नहीं रहा है, आपका एमसीक्यू है और एमसीक्यू वो वही पूछेगा जो बुक के अंदर है, जो लेटेस्ट अपडेट कर रखी है बुक। ऐसा नहीं पुरानी लेके बैठो आप भी, जो लेटेस्ट अपडेट कर रखी है बुक उससे जुड़ा हुआ है। तो ज्योग्राफी में ना इस चीज़ को बड़ा ध्यान रखना। बच्चे क्या करते हैं, पुरानी बुक लेके बैठ रहते हैं और उस पुरानी बुक में डेटा चेंज होता है। और अगर कोई कह रहा है भाई हम नहीं खरीद सकते हैं सर नई बुक वगैरह, तो आप जो उसकी एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जो पीडीएफ सेक्शन होता है उसमें आप डाउनलोड कर लें और जो जो डेटा आपका चेंज हुआ है उसको चेंज कर लो। देखो हालांकि अभी चेंज तो हुआ नहीं क्योंकि 2011 से ही वो सारा डेटा चल रहा है, लेकिन कुछ कुछ जगह 17-18 का ना डेटा दे रखा है। तो मतलब मैं उसमें नहीं कह रहा पॉपुलेशन वाले उसमें आपको दिख जाएगा, लेकिन कुछ कुछ जगह टॉपिक्स में 17, 18, 19 वो भी उठा के दे दिया है, क्योंकि काफ़ी पुराना हो गया ना 2011 का। तो लेकिन जनरली जो भी आएगा आपका वो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ही आएगा, इस चीज़ को याद रखना भाई। 164 आपका क्वेश्चन है, कह रहा माइका, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट क्लासिफाइड एज, है ना। तो जो आपका एब्रक है, चूना पत्थर है, ग्रेफाइट है, इसको किस मिनरल में, किस खनिज में इनको रखा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जिसमें सारे आपने पढ़े होंगे, फ्यूल, मिनरल, फेरस, नॉन फेरस, ठीक है, मेटलिक, नॉन मेटलिक, वो सब आपने पढ़ा होगा, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। तो उसमें आपको पता नहीं चाहिए कौन कौन से मिनरल्स, कौन कौन से रिसोर्सेज आ रहे हैं। 164 का भाई राइट आंसर करें। तो अगर आप यहाँ देखेंगे ये आता है नॉन मेटलिक में, है ना भाई। जो माइका है, लाइमस्टोन है, ग्रेफाइट है, ये किस में आते हैं, नॉन मेटलिक में आपके आते हैं एक तरीके से। 165 क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फॉर्म ऑफ डिग्रेडेशन इन इरिगेटेड एरिया। भाई निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्र में क्षरण का एक मुख्य रूप है। मतलब जो आपका लैंड डिग्रेडेशन होता है, इरिगेशन जहाँ पर होती है, एग्रीकल्चर होता है,
तो वहाँ पर कौन सा ऐसा है जो लैंड में एक तरीके से डिग्रेडेशन यानी कि उसमें कमी लाता है, यानी कि एक तरीके से आप ये कह सकते हो नेचुरल बेस पे पोल्यूशन टाइप आप उसको कह सकते हैं ना। तो 165 का भाई राइट आंसर बताएं। तो भाई अगर इसका राइट आंसर देखोगे आप तो वो क्या है आपका सेलेनाइजेशन ऑफ सॉइल है ना, मृदा का लवणीकरण होना। देखो जब आप क्या करते हो कि आप लैंड के ऊपर जब पानी आप डाल देते हो है ना, अब कहानी क्या होती है, मान लो आपने ये पानी पानी पूरा पूरा डाल दिया, अब कहानी क्या है, या तो वाटर एवोपरेट होगा या वो कहाँ जाएगा, आपका ग्राउंड वाटर में जाएगा, और रह क्या जाता है ऊपर, सिर्फ आपका सॉल्ट के पार्टिकल रह जाते हैं। तो इनकी धीरे धीरे लैंड के अंदर या उस सॉइल के अंदर क्या किस चीज़ की मात्रा बढ़ने लगेगी, इन नमक की, यानी कि वो धीरे धीरे सलाइन होने लगेगा, वो जो सॉइल है ना मृदा का क्या है लवणीकरण होने लगेगा। 166 क्वेश्चन क्या कह रहा है, डैश इज नॉट ए फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इंडस्ट्री है ना, डैश उद्योग को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो कौन सा नहीं है भाई, भाई रॉ मटेरियल है, मनी है, लेकिन इंटरनेट आपको दिखेगा वो कोई फैक्टर नहीं है जो अफेक्ट करता है किसको, इंडस्ट्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है फुल फॉर्म बतानी है आपको किसकी, CPCB की भाई है ना। तो क्या है ये, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, क्या बोलते हैं भाई इसको, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। देखो भाई जो हिंदी वाला है ना, मैं तो उसको सजेस्ट करूंगा जो भी फुल फॉर्म वगैरह है ना वो इंग्लिश में एक बारी को याद रखें, क्योंकि इंग्लिश में याद रखना थोड़ा इजी हो जाता है, जो इंग्लिश के टर्म होते हैं वैसे ही जुड़ जाता है, जैसे CPCB है। अब उसको हिंदी में अगर आप देखोगे तो बड़ी दिक्कत होती है, तो हिंदी की तो ऐसे कोई शॉर्ट फॉर्म होती नहीं है ना। तो CPCB की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, 168 क्वेश्चन है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट मैच करेक्टली। तो भाई इसमें से कुछ आपके जो युग्म है वो सही तरीके से सम्मिलित नहीं है, याद रखना। नॉट पूछा है तो कौन सा मैच नहीं है ढंग से, यहाँ पर ईयर दे रखे हैं और उसके हिसाब से आपके स्टेटमेंट दे रखी है आगे। तो ज़रा देखते हैं भाई क्या कह रहा है कि 1921 से लेके 51 तक स्टेबल ग्रोथ रही थी, स्थिर वृद्धि रही थी। जी हाँ आप भी कह सकते हो, ये स्टेटमेंट सही है। कह रहा है 1901 से 21 पीरियड में हाई पॉपुलेशन ग्रोथ थी। जी हाँ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ थी, लेकिन मतलब डेथ बर्थ दोनों ही हाई आपको दिखेगी, जी भी रहे थे मर भी रहे थे, मतलब आपके जो बर्थ है वो भी ज़्यादा हो रहा था और डेथ जो है वो भी ज़्यादा हो रही थी। कह रहा है 1981 टिल द प्रेजेंट पीरियड ऑफ स्लो ग्रोथ। भाई 1981 को उसने स्लो ग्रोथ बोला, यहीं पर जो है ना दिक्कत हो गई, क्योंकि 1981 को तो आप क्या बोलते हो, ये वाला जो ईयर होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाला ईयर बोलते हो आप है ना। बहुत बार ये भी क्वेश्चन आता है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाला ईयर किसको बोलते हैं, जहाँ पर जनसंख्या विस्फोट हो गई थी एक तरीके से, तो वो तो 1981 में हुई थी। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि वो उसकी स्लो ग्रोथ है, तो ये स्टेटमेंट या ये आपका पेयर क्या हो जाएगा, गलत। बाकी क्या कह रहा है 1951 से 81 के बीच में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाली बात है, तो ये वही तो चीज़ हो गई एक तरीके से। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पर ना थोड़ा गलत हो गया वैसे। बाकी ये याद रखना 1981 या ये वाला जो पीरियड है ना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाला ईयर बोलते हैं। अब इस ईयर पे यहाँ पर क्या बोल रहा है कि स्लो हो गई ग्रोथ, भाई स्लो नहीं है अभी भी। 1981 के बाद भी पॉपुलेशन आपकी बढ़ रही है, अच्छे तरीके से बढ़ रही है। इंडिया, ये इंडिया के अकॉर्डिंग है सारा कुछ, तो बढ़ रही है ना। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाला ईयर कौन सा है, जनसंख्या विस्फोट का, तो वो आपको दिखेगा 51 से 81 वाले को बताया जाता है। वो मैंने गलती से आपको 81 में उसमें बता दिया। 1981 के बाद भी पॉपुलेशन आपको उसमें बताएगा कि बर्थ थोड़ा थोड़ा तो गिरा है, लेकिन अभी भी बर्थ भी क्या है, हाई बना हुआ है। और देखो लेटेस्ट डेटा है नहीं 2011 के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जो आपकी स्टेटमेंट दे रखी है NCERT के अंदर, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं डिक्लाइन आया हुआ होगा बर्थ में और ज़्यादा 2011 के बाद है ना। 25 चल रहा है, पता नहीं कितना पुराना डेटा है, पढ़ा रहे हैं अब तक, बस क्या करें चल रहा है ना। 169 देखते हैं भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो टारगेट है हम तो उस पर ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि भाई इनमें से कौन सा आपका पेयर करेक्टली मैच नहीं है, तो वो भी अगेन आपको यहाँ पर बोल रहा है, और काफी अच्छा क्वेश्चन आपको ये दिखेगा। तो देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, फ्रेडरिक रेडजल जो है वो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म से जुड़ा हुआ है। जी हाँ बिल्कुल आप कह सकते हो। एलन सी सैम्पले या सैंपल, या फिर इनको बोलते हैं एलन चर्चिल सैम्पले, तो ये आपका बोला है वेलफेयर ऑफ ज्योग्राफी से। भाई वेलफेयर से तो नहीं थे, ये भी एक तरीके से एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म वाली बात जो थी वो आपको देखने को मिलेगा। ग्रिफिथ टेलर ने न्यू डिटर्मिनिज्म दिया और विडाल डी ला ब्लास ने पॉसिबिलिज्म दिया, तो याद रखना। और ये आपके मतलब की बात तो नहीं है, बट ये याद रखना रेडजेल की ही आपके एक तरीके से शिष्य दिखेंगी एलन चर्चिल सैंपल, और एकमात्र महिला ज्योग्राफर
का नाम आप बस इन्हीं का पढ़ते हो और कोई दिखेगा नहीं आपको। नेक्स्ट देखते हैं भाई 170, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट टूरिस्ट अट्रैक्शन। भाई जो आपके जो पर्यटन के आकर्षण के लिए उनमें से कौन सा कथन आपको सही दिखेगा। तो 3 स्टेटमेंट है, बड़ा स्टेटमेंट्स हैं, वीडियो को पॉज करें और राइट आंसर बताएं। तो जरा पढ़ लेते हैं भाई। कह रहा मोस्ट पीपल फ्रॉम कोल्डर रीजन एक्सपेक्ट टू हैव वार्म सनी वेदर फ्रॉम फॉर बीच हॉलीडे। तो भाई जो ठंडे क्षेत्र में रहते हैं वो क्या करते हैं, छुट्टियां मनाने के लिए गर्म वाले और धूप वाले एरिया में जाते हैं जो गर्म है। तो हाँ भाई सही बात है, जो गर्म में रहता है उसको ठंडे में जाने में मजा आएगा, जो ठंडे में रहता है उसको गर्म में। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, मैनी पीपल लाइक टू स्पेंड देयर हॉलीडे इन एन अट्रैक्टिव एनवायरनमेंट, है ना। तो बहुत से लोगों को क्या है, एक तरीके से अट्रैक्टिव एनवायरनमेंट पर जाने में, हॉलीडे मनाने में मजा आता है। कह रहा है विच ऑफ्टन मीन्स माउंटेन, लेक, स्पेक्टुलर सी, कोस्ट एंड लैंडस्केप नॉट कम्प्लीटली अल्टर्ड बाय मैन। तो है ना, जो नेचर है जो आपको दिखेगा ना, पहाड़ियों पे जाना, समुद्र के पास जाना, लेक है, झील है, तो यहाँ पर लोगों को जाना बहुत पसंद होता है, जो अभी इंसानों ने ना बर्बाद नहीं करा है, क्योंकि इंसानों ने मोस्टली चीज़ तो बर्बाद कर दी है, तो बर्बाद नहीं करा है, वहाँ जाने में मजा आता है लोगों को। तो पहली स्टेटमेंट भी सही है और दूसरी भी सही है, तो आपको ये भाई यहाँ पर 2 दिख जाएंगे ऑप्शन। लास्ट क्या कह रहा है, द हिस्ट्री एंड आर्ट ऑफ एन एरिया हैव पोटेंशियल अट्रैक्टिवनेस, है ना। भाई बैकग्राउंड नॉइज जो आ रही है उसके लिए माफी चाहूंगा, थोड़ा काम चल रहा है इंस्टीट्यूट के अंदर। तो यहाँ क्या कह रहा है, द हिस्ट्री एंड द आर्ट ऑफ एन एरिया हैव पोटेंशियल अट्रैक्टिवनेस, पीपल विजिट एशियंट और आपका पिक्चर स्क्वायर टाउन एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स। तो भाई क्या कह रहा है, किसी क्षेत्र में जो इतिहास और कला से संबंधित होते हैं आपके लोग, है ना, वो एक तरीके से वहाँ जाने में उनको बहुत मजा आता है, जो हिस्ट्री से जुड़ी हुई प्लेसेस होती है। तो ये भी आपको सही दिखेगा, तो तीनों ही टूरिस्ट अट्रैक्शन के आपको प्लेस दिख जाएंगे, ठीक है भाई। और ये सारा का सारा आपका जो है लोगों को बहुत आकर्षित करते हैं, लोग जाते हैं घूमने फिरने के लिए। कहीं पर हिस्ट्री रिच कल्चर होता है हिस्ट्री का, और कहीं पर आपका नेचर बहुत अच्छा होता है, और कहीं पे बस क्लाइमेट जो है उसके हिसाब से लोग जा रहे हैं। 171 देखो भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज, भाई जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि क्या है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बच्चा कंफ्यूज रहता है भाई। देखो इसमें याद रखना है, बर्थ माइनस डेथ है और इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन है, मतलब जन्म और मृत्यु है, और प्रवास में और बाहर प्रवास में, या फिर इसको प्रवास और उत्प्रवास कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो आपको दिखेगा यहाँ पर दोनों जगह माइनस माइनस का साइन है, इन माइग्रेशन आउट माइग्रेशन, बर्थ माइनस डेथ, लेकिन इनके बीच में फिर किसका साइन है, प्लस का है। बस यही याद रखना, माइनस प्लस माइनस ऐसे चलेगा। किसका, एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का फॉर्मूला। इसमें देखो एक नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ भी पूछेगा, तो वो सीधा बर्थ माइनस डेथ है, जो बहुत कम पूछता है। एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बहुत बार पूछता है। ग्रोथ की डेफिनेशन क्या है वो भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, है ना भाई। 172 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शंस। भाई इसमें यहाँ पर कुछ आपके ऑप्शन, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपको पढ़ना है, इसको आंसर करना है। पहला देखो असर्शन क्या कह रहा है, द मेजर आइटम ऑफ इंपोर्ट इन 1960s इन इंडिया वाज फूड ग्रेन, है ना। कह रहा है कथन 1960 में, मतलब कथन क्या कह रहा है, 1960 के दशक में भारत में आयात की प्रमुख वस्तु खाद्यान्न थी। क्या ये सही है भाई? जी हाँ, आपको दिखेगा 1960 में एक तरीके से फूड क्राइसिस था इंडिया में और बाहर से मंगाना पड़ा। असर्शन ठीक है। कह रहा कंट्री फेस्ड सीरियस फूड शॉर्टेज ड्यूरिंग दैट टाइम। कह रहा उस समय देश गंभीर आर्थिक, वो आप ये कह सकते हो, बताया खाद्यान्न संकट का सामना कर रहा था। तो असर्शन रीजन दोनों सही है और वो उसको सही तरीके से आपका एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 173। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन, है ना। नॉइज पोल्यूशन का इसमें आपको सोर्स क्या देखने को मिलेगा, यानी कि ध्वनि प्रदूषण का कौन सा स्रोत है। कह रहा सायरन एंड लाउड स्पीकर, जी हाँ। प्लास्टिक कंटेनर, कल्चरल एक्टिविटी, न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो ये है ना। तो आपको क्या दिखेगा, जो सायरन लाउड स्पीकर बजाते हैं भाई, वो आपका एक सोर्स है नॉइज पोल्यूशन का। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो, है ना। 174 देखो क्या कह रहा है, रिफ्लेक्ट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोल। भाई कोल से, कोयले से जुड़ी हुई कुछ यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं, आपको जो है यहाँ पर पढ़ना है और राइट आंसर यहाँ पर बताना है। अब जरा देखते हैं भाई क्या कह रहा है इसमें। अच्छा एक मिनट सुनो भाई, इसमें आपको देखो यहाँ नीचे देखो, कह रहा है कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर ना बस ये भी ध्यान रखना है आपको, हो सकता है ऊपर लिख देगा नीचे लिख देगा, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो फाइंड आउट करनी है आपको, है ना।
कह रहा है कोल इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ थर्मल एनर्जी एंड फॉर स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर। जी हाँ, जो लोहे का उसको पिघलाना हो, उसको गलाना हो, या आपका एक तरीके से तापीय ऊर्जा बनानी हो तो कोयले का इस्तेमाल होता है। फिर दूसरा क्या कह रहा है, दी कंटेंट ऑफ कार्बन इन बिटुमिनस कोल इज लेस देन 50%। अब ऐसी स्टेटमेंट जो होती है ना, उस पर बड़ा ध्यान दिया करो, जहाँ लिखा हो कितना परसेंटेज है, इस साल में हुआ, ये ट्रीटी हुई, तो उस पर ना फोकस करके चले करो, क्योंकि जनरली क्या होता है कि ये परसेंटेज वाली और ये सब जो है ना कंफ्यूज कर देती है काफ़ी। तो देखो अभी इसको मैं यही रोकता हूँ, पहली स्टेटमेंट तो आपकी सही है, तो इनकी पहली जहाँ जहाँ दिख रही है उसको काट दो, यानी कि वो गलत नहीं है, वो सही है ना। नोट पूछा है ना भाई, नोट पे ध्यान देना है। कह रहा है दी मैक्सिमम डिपॉजिट ऑफ कोल इज फाउंड इन दामोदर वैली। भाई दामोदर वैली में आपको सब दिया, दामोदर घाटी में कोयला सबसे ज़्यादा है। जी हाँ, ये थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। तो थर्ड कहाँ आ रही है, अच्छा ठीक है, नहीं दे रखा है इसने। ब्राउन कोल इज ऑल्सो नोन एज लिग्नाइट। कह रहा है कि भूरे कोयले को लिग्नाइट के नाम से जाना जाता है। अब ये स्टेटमेंट भी आपको एक तरीके से सही दिखेगी, है ना, क्या दिखेगी, सही। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, या इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाती है, सेकंड। बिटुमिनस में कोयले वो कोल का जो कंटेंट है, या आप कार्बन का कंटेंट बोल सकते हो, वो बोला है लेस देन 50%। भाई लेस देन 50% हो गया तो वो लिग्नाइट हो जाएगा आपका, या आपका वो पीट पे आ जाएगा एक तरीके। देखो 4-5 तरीके के आपके टाइप के होते हैं कोयला। एक होता है एंथ्रासाइट, एक होता है बिटुमिनस, एक होता है आपका लिग्नाइट, और एक होता है आपका पीट। ऐसे याद रखना है, ABCD के अकॉर्डिंग चलेगा ये, है ना। एंथ्रासाइड सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट होता है, उसके बाद बिटुमिनस है जिसमें कार्बन कंटेंट जो है 52 आई थिंक 70% ऐसे कुछ होता है, लेकिन ये इतना नहीं होता, लेस देन 50%। फिर आपको दिखेगा इसमें कम होता है, और सबसे कम किस में दिखेगा आपको, पीट में सबसे कम दिखेगा। तो यहाँ पर बिटुमिनस से जुड़ी हुई जो ये स्टेटमेंट थी ये गलत थी, और नोट पूछा था, नोट हमने यहाँ पर आंसर कर दिया है भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 175 क्या कह रहा है, मोस्ट ऑफ द मेटलिक मिनरल्स इन इंडिया अकर इन। भाई भारत में अधिकांश जो भी धात्विक खनिज मिलते हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे भाई, तो धात्विक खनिज हैं आपके। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि इसमें जैसे नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया, और एक बोल रहा है पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन। तो भाई जो आपका ये पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन है ना, जिसको आप प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं, जो हमारा ये ट्रायंगल शेप वाला है, कौन सा भाई, ये जो ट्रायंगल शेप वाला है ना, इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन कहते हैं, प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं हिंदी में। इस रीजन में, है ना, क्यों, क्योंकि ये सबसे पुराना लैंड है, याद आ रहा है भाई, ये किसका पार्ट है, ये गोंडवाना लैंड है ना। और आपका ये टर्सरी युग का है। तो गोंडवाना लैंड में जो भी एक तरीके से ये लैंड बहुत ओल्ड हो गया, एक तो, है ना, ओल्ड लैंड आपको दिखेगा, और जिसकी वजह से यहाँ पर आपको मिनरल्स बहुत दिख जाएंगे, है ना। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ वगैरह वाला जो एरिया है, मतलब पूरे पेनिनसुला में कहीं ना कहीं आपको मिनरल्स मिल ही जाएंगे। तो ये एक आपका, आप ये कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप मिनरल्स वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको जनरली ये आइडिया होता है कि भाई मिनरल्स कहाँ मिलेंगे, पेनिनसुलर इंडिया में ही मिलेंगे, हिमालय, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। कह रहा है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री इज लोकेटेड नियर द सोर्स ऑफ। भाई जो एल्यूमिनियम उद्योग है वो किसके आसपास लगता है, क्या मार्केट के आसपास लगता है, रॉ मटेरियल के आसपास जहाँ मिल रहा है, या स्किल्ड लेबर, या ऊर्जा। भाई एल्यूमिनियम को सीधी सी बात है, उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, वही स्मेल्टिंग करना और वो सब करना, मिक्स करना। तो जहाँ एनर्जी आपको दिखेगी, है ना, क्या है, जहाँ आपको एनर्जी दिखेगी वहाँ पर आपका एल्यूमिनियम इंडस्ट्री वो आपको दिख जाएगा। आयरन एंड और आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, वहाँ पर भी मिलेगी, जहाँ पर आपको क्या है, कोयला आपको देखने को मिलेगा। एनर्जी भी चाहिए, मेल्ट करने के लिए भी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे यहाँ पर। देखो आपके दिमाग में हो सकता है कि रॉ मटेरियल आ रहा हो, है ना, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है, एनर्जी। 177 देखो क्या कह रहा है, मैच कॉलम। भाई अब कॉलम दे रखे हैं, मैच करना है आपको, तो इसको पढ़ें और बताएं। तो ये जो आपके रेलवे के जोन्स हैं और हेडक्वार्टर है, हालांकि उसने बहुत सा कुछ आपका डिलीट कर रखा है जो रेलवे जोन से जुड़ा हुआ और हेडक्वार्टर से जुड़ा हुआ, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है ताकि आप कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाए भाई इसे। तो ज़रा देखते हैं, सबसे पहले आपको दिखेगा नॉर्थ सेंट्रल, है ना। तो नॉर्थ सेंट्रल जो है वो आपको क्या दिखेगा, इलाहाबाद दिखेगा। ईस्टर्न सेंट्रल आपको कहाँ दिखेगा, हाजीपुर में दिखेगा आपको, है ना। और वेस्टर्न सेंट्रल आपको कहाँ दिखेगा, जबलपुर में। और साउथ सेंट्रल कहाँ दिखेगा आपको, ये सिकंदराबाद होगा आपका, है ना, वहाँ पर आपको दिखेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 178। देखो वो ऐसे क्वेश्चन है 177 वाला, ज़्यादा दिमाग नहीं मारना, समझ में आ गया ठीक है, लेकिन ज़्यादा दिमाग नहीं मारना, क्योंकि 1% के पीछे मत भागो, 99% के पीछे भागो, है ना। तो देखो क्या कह रहा है 178 क्वेश्चन, कह रहा है द रेन वाटर फ्लोइंग इनटू रिवर्स, लेक एंड पॉन्ड इज नोन एज। भाई जो नदियों में, झीलों और तालाबों में बहने वाले जो वर्षा का जो जल होता है उसको क्या कहते हैं? उसको ओशन कहते हैं, सरफेस वाटर कहते हैं, ग्राउंड वाटर कहते हैं, या फिर पोर्टेबल वाटर कहते हैं। तो क्या बोलेंगे भाई 178 का आंसर बताएं। तो सीधी सी बात है, उसको क्या बोलेंगे हम? सरफेस वाटर बोलेंगे, यानी कि सतही जल जो है वो बोलेंगे, क्योंकि सरफेस पे है ना, ग्राउंड वाटर थोड़ा ना बोलेंगे हम, आपका पोर्टेबल वाटर कुछ होगा ही नहीं, ठीक है, ये चीज़ को याद रखिए। 179, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल फैक्टर दैट अफेक्ट माइनिंग। भाई कह रहे निम्न में से कौन सा भौतिक कारक आपका खनिज को प्रभावित नहीं करता है? तो क्या बोला है? भौतिक कारक जो खनिज को प्रभावित नहीं करता है, कौन सा ऐसा फिजिकल फैक्टर है जो अफेक्ट नहीं करता है माइनिंग को? नॉट पूछा है, दोबारा पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, और एक दो बारी जरूर पढ़ लेना, क्योंकि आपका थ्योरी सब्जेक्ट है तो टाइम 60 मिनट है, लेकिन वो इनफ है 50 क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। तो कहीं क्वेश्चन में फंस जाओ तो उसको एक या दो बारी रीड कर लेना, ताकि आंसर दिमाग पे बनना शुरू हो जाता है। अब जरा देखते हैं कि जैसे कह रहा है साइज ऑफ डिपॉजिट, मतलब आपका जो जमा का आकार है ना। अब साइज ऑफ डिपॉजिट क्या बोला है? जो मिनरल्स है आपके, है ना, वहाँ पर, जी ठीक है। ग्रेड ऑफ डिपॉजिट, जी हाँ। देखो साइज, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपने 1 करोड़ लगा दिया और नीचे पता चल रहा है आपका सिर्फ 10 लाख का ही आपको सोना मिला। किसी ने कहा नीचे सोना है, आपने 1 करोड़ लगा दिया, खुदाई वदाई करी, सब कुछ करा, पर चला 10 लाख का सोना निकला। तो साइज ऑफ डिपॉजिट भी आपका एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर ग्रेड ऑफ डिपॉजिट, जैसे मैंने अभी बताया, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट आपके कोयला है, और आपका नीचे पीट नामक कोयला, और आपको लगेगा भाई एंथ्रासाइट बिटुमिनस है, आपने निकाल लिया, तो उस क्वालिटी का नहीं है तो कोई फायदा नहीं है उसका ना। मोड ऑफ अकरेंस ऑफ डिपॉजिट, जी हाँ, डिपॉजिट कैसे है वो, है ना, लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, ज़्यादा नीचे है, ठीक है, ऊपर है थोड़ा सरफेस पे, तो लेयर में है, कैसे हैं, तो वो आपको वो भी फैक्टर एक अफेक्ट करता है माइनिंग को। लेकिन जो डिमांड है ना, माइनिंग की कोई डिमांड थोड़ा है, रिसोर्सेज की डिमांड है, और रिसोर्सेज को पाने के लिए आप माइनिंग करनी पड़ती है। तो वो ऐसा नहीं है कि आप क्या कहते हैं ना, मार्केट में आज माइनिंग की डिमांड ज़्यादा हो गई कि हाँ नहीं, मांग जो है ज़्यादा हो गई कि भाई आज तो, है ना, सभी खोद देंगे, जितना भी एरिया है सबको, है ना, पेड़ पौधों को सबको हटाओ, तो वो चीज़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई 180 क्वेश्चन क्या कह रहा है, और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर बताएं। कह रहा है विद द रेफरेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना, जो आपकी क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, तो उससे जुड़ी हुई कुछ स्टेटमेंट है, उसको कंसिडर करना है। और इसमें देखो अगेन क्या बोला है, नॉट करेक्ट। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो मानव विकास सूचकांक के आधार पर कुछ कथन है, और आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। सॉरी, आपको ये बताना है सिर्फ कौन सा गलत है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन की एरिया सच एज हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेज। जी हाँ, ये स्टेटमेंट आपको क्या लगेगी, सही लगेगी। नॉट पूछा, याद रखना, कौन से करेक्ट नहीं है। जो मानव विकास आपका सूचकांक है वो क्या करता है, जो अलग अलग देश हैं उनको 3 आधार पर बांटता है, या 3 आपके पैमाने लेके चलता है, जिसके आधार पर वो कंपेयर करता है। पहला है हेल्थ, यानी कि आपका स्वास्थ्य, फिर है एजुकेशन, यानी कि आपकी शिक्षा, तीसरा जो वो लेके चलता है वो किसको लेके चलता है, एक्सेस टू रिसोर्स, या यहाँ पर लिखा होगा पर कैपिटा इनकम, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये जो भी आपके संसाधनों, तो हिंदी में लिखा रहता है संसाधनों की पहुंच, है ना, या उसकी आय, तो ये तीनों सही है। और नॉट पूछा है तो देखो भाई ये नॉट तो हो गई नहीं, तो ये आपका यहाँ कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा, है ना। कह रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज बेस्ड ऑन द स्कोर बिटवीन 0 to 1। कह रहा भाई 0 से 1 के बीच में आप क्या करते हो, स्कोर देते हो। जी हाँ, ये स्टेटमेंट भी सही है, तो इनकी ये भी कट जाएगा आपका। भाई थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रहा है, द क्लोजर द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्कोर इज टू 1 द लोअर द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। कह रहा है भाई जैसे जैसे मानव विकास सूचकांक का स्कोर भाई 1 के करीब होगा, उसका मानव विकास का स्तर उतना ही कम होगा। ये गलत है भाई, जितना आपका स्कोर हाई होगा, है ना, जितना या 1 के पास होगा उतना ही हायर ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, जितना 0 के पास होगा उतना लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। तो तीसरा गलत है, नॉट पूछा था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, है ना।
181 क्वेश्चन आपका, यहाँ पर आपके कुछ अगेन स्टेटमेंट दे रखे हैं आपके, ठीक है, उसके हिसाब से आपको बताना है यहाँ पर। और स्टेटमेंट किसके अकॉर्डिंग है, करेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट बतानी है। मार्केट गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर, जिसको आप बाजार के लिए सब्जी खेती या उद्यान कृषि के रूप में जो है आप जानते हैं, ठीक है, या बाजार कृषि जो होता है वो उसके रूप में आप जानते हैं। तो आपको बताना है मार्केट गार्डनिंग क्या होता है, हॉर्टिकल्चर से जुड़ा हुआ आपकी जो कुछ स्टेटमेंट है वो आपको यहाँ रीड करनी है, फिर आंसर बताना है। तो भाई यहाँ स्टेटमेंट देखते हैं कौन सी करेक्ट है। सबसे पहले क्या कह रहा है, इट इज बोथ लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिव एंड लेज एम्फेसिस ऑन यूज ऑफ इरिगेशन HYV सीड्स, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, ग्रीन हाउस एंड आर्टिफिशियल हीटिंग इन कूलर रीजन। भाई क्या कह रहा है, इसमें पैसा बहुत लगता है, मतलब ये मार्केट गार्डनिंग हॉर्टिकल्चर में पैसा बहुत लगता है। दूसरा, आप यहाँ पर फर्टिलाइजर, HYV सीड्स, इंसेक्टिसाइड मतलब आप कीटनाशक, उर्वरक ये सब इस्तेमाल करते हैं। ग्रीन हाउस गैस जो आपका एक तरीके से वो कांच का वो घर बना देते हैं जहाँ पर ठंडा एरिया होता है ताकि धूप अंदर आए और जो है गर्मी आपका एक तरीके से क्या है वहाँ पर वो स्टोर हो जाए, एक तरीके से ना ट्रैप हो जाए। तो आपको दिखेगा जो ठंडे एरिया में वहाँ पर ये करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती है कहाँ पर, मार्केट गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर में, है ना। सेकंड क्या कह रहा है, दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज वेल डेवलप्ड इन डेंसली पॉपुलेटेड इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट। भाई जहाँ पर भी घनी आबादी वाले जगह है जो औद्योगिक जिलों के आसपास है वहाँ पर एक कृषि बहुत अच्छे तरीके से आपके डेवलप्ड है। जी हाँ, आप ये कह सकते हो इसमें भाई। द नीदरलैंड स्पेशलाइज इन ग्रोइंग फ्लावर्स, है ना। तो हॉर्टिकल्चर ठीक है किस में आ जाएगा इसी में। तो आपको दिखेगा नीदरलैंड जो है फूलों को उगाने के लिए एक तरीके से माहिर है। तो यानी कि तीनों के तीनों आपको स्टेटमेंट क्या रहेंगे भाई, सही लगेंगी। तो 181 का आपका आंसर क्या हो जाता है, सी हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या कह रहा है भाई, कह रहा है एयर पोल्यूशन इन्वॉल्व, है ना, वायु प्रदूषण क्या शामिल करता है। 182 क्वेश्चन आपके सामने है। तो भाई आपको क्या दिखेगा, ऑक्साइड ऑफ सल्फर SO2 SO3, ठीक है, आप उसको समझ सकते हैं। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, भाई ये सारी की सारी चीज़ें आपको कहाँ दिखेगी, एयर पोल्यूशन के अंदर मिल जाएंगी। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 183। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। भाई आपके सामने यहाँ पर दो स्टेटमेंट दी हुई है ना, दो विकल्प दिए हुए हैं और आपको करेक्ट बताना है कौन सा इसमें। तो करेक्ट बताना है भाई सीधा। कह रहा है फिजिकल ज्योग्राफी स्टडी अबाउट फिजिकल एनवायरनमेंट। जी भाई ऐसे ही होता है क्या, भौतिक भूगोल जो है भौतिक पर्यावरण के बारे में अध्ययन करता है। क्या ये स्टेटमेंट सही दिख रही है भाई आपको। जी हाँ भाई, सीधी सी बात है, फिजिकल ज्योग्राफी में फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में तो पढ़ते हो और किसके बारे में पढ़ते हो भाई, है ना। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। पहले चैप्टर में ये लाइन आप पढ़ पढ़ के पक गए होंगे बढ़िया तरीके से कि मानव भूगोल में क्या होता है, मनुष्य और उसके भौतिक पर्यावरण के बीच का जो संबंध होता है उसका अध्ययन होता है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर, राइट हो जाएगी। 184 क्या कह रहा है भाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट डज नॉट इंक्लूड। भाई सतत विकास जो है इसमें क्या शामिल नहीं करता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या चीज़ आपकी नहीं आती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कह रहा है फास्ट डेवलपमेंट, तेजी से विकास करना, क्या ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आता है भाई। और नॉट बोला है, याद रखना। कह रहा है डायनेमिक डेवलपमेंट, जी हाँ गतिशील विकास होता है इसमें। इकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, जी हाँ पर्यावरण को ध्यान में रख के सारा कुछ करा जाता है ना, सारा कुछ करा जाता है। और एक सेकंड भाई, फिर आप देखोगे प्लेजेंट एंड फ्यूचर डेवलपमेंट आपको यहाँ पर दिखेगा, यानी कि एक तरीके से वर्तमान और भविष्य का विकास उसकी बात करता है, यानी कि अपना भी डेवलपमेंट करना है, एनवायरनमेंट को भी बचाना है और प्रेजेंट में डेवलप करके फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज छोड़ने हैं। ये सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, लेकिन तेजी से विकास करना ये नहीं है, ठीक है, याद रखना। फास्ट डेवलपमेंट इसके अंदर नहीं आता है। 185 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, डेवलपमेंट स्टेट रोड्स अलोंग कोस्टल बॉर्डर एरियाज इंक्लूडिंग कनेक्टिविटी ऑफ नॉन मेजर पोर्ट्स इज प्लानिंग ऑफ विच स्कीम। तो देखो क्या कह रहा है, जो तटीय सीमा क्षेत्र के 7 राज्य सड़कों का विकास जिसमें गैर प्रमुख बंदरगाह की कनेक्टिविटी शामिल है और किस योजना की योजना बना रही है। तो एक तरीके से आपको दिखेगा कि भाई आपको क्या करना है कि यहाँ पर स्टेट रोड को एक तरीके से कोस्टल बॉर्डर वाले का जो एरिया है उनको इंक्लूड करके उनकी कनेक्टिविटी बढ़ा के, ठीक है, उसको डेवलप करना है। तो वो किस
प्लानिंग स्कीम के तहत वो आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ने हैं। ऐसे ही आपके कम से कम 7 या 8 क्वेश्चन देगा, बिल्कुल घुमाने वाले, याद रखना। 20 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर लोगे, है ना। 50 क्वेश्चन है, 20 में तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो बिल्कुल आता है अगर आपने ढंग से पढ़ा है। लेकिन जो आपके 20-25 क्वेश्चन होंगे ना बेटा, उस पर असली फाइट होगी। उस पर वहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर होना होगा कि कौन सा आपका एक तरीके से राइट है आंसर। तो भाई इसका बताएं जल्दी से आंसर क्या है। तो भाई यहाँ आपको दिखेगा ये है भारतमाला के तहत, है ना। अब भारतमाला में कुछ इस तरीके से है कि, है ना, जैसे क्या है कि भारत को एक तरीके से माला पहनाना। तो माला में क्या है कि वो रोड और आपका सी और दोनों को क्या है वो कनेक्ट करना, रूट्स वगैरह को डेवलप करना। ठीक है, सी में कोई रूट नहीं होता है, लेकिन आपके पोर्ट्स को तो डेवलप करना पड़ता है। तो वो किस में आ रहा है, भारतमाला में आ रहा है। 186 क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है, 2 स्टेटमेंट दे रखी है आपकी और इसमें बताना है आपका करेक्ट कौन सी है। तो इसको भाई वीडियो को पॉज करें और राइट आंसर बताने की कोशिश करें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं, कह रहे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स इज चीप एंड इजियर इन प्लेन एरियाज। भाई जो मैदानी क्षेत्रों में सड़क का निर्माण करना सस्ता है, जी बिल्कुल चीप दिखेगा। द नेचर ऑफ टेरेन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर द मेजर डिटरमिनेंट ऑफ द डेंसिटी ऑफ रोड। जो भाई भूभाग की प्रकृति है और उसका आर्थिक विकास है, सड़कों के घनत्व के प्रमुख निर्धारक है। ठीक है, थोड़ा स्पीड में मैंने बोल दिया है, अभी दोबारा सुन लो। भाई जो वहाँ का भूभाग है ना, उसकी जो प्रकृति है और वहाँ के आर्थिक विकास जो है, सड़क के घनत्व का एक प्रमुख निर्धारण आपको दिखेगा। तो भाई ये दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि आप प्लेन एरिया में आप क्या कर सकते हो, रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। अब आपको आपका लैंडस्केप ऐसा है, आपका जो फिजिकल फीचर वहाँ का ऐसा है कि भाई माउंटेन है, प्लेट्यू है, तो वहाँ पर क्या रोड अगर ढंग से डेवलप नहीं होगा तो भाई फिजिकल फीचर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उस वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो इनकी दोनों स्टेटमेंट सही है और सेकंड आपका फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन भी कर रही है। 187 क्या कह रहा है, इंडस्ट्री डैश इंडस्ट्रीज नॉन एज रस्ट बॉल। तो भाई डैश उद्योग को जंग का कटोरे के रूप में जाना जाता है। हो सकता है आई थिंक ये वाला आपका जो है ना टॉपिक डिलीटेड है, ये रस्ट बॉल वाला, बट फिर भी एक बार पढ़ लेना। उसमें हो सकता है कहीं डू यू नो में और उसमें कहीं लिख रखा हो, क्योंकि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और कुछ आपकी इंडस्ट्रीज वगैरह डिलीटेड कर रखी है, उसमें मतलब सिलेबस आपका कम कर रखा है। लेकिन जैसे ये वाले जो है ना कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, बहुत मेजर क्वेश्चन हैं जो पूछता है। तो किस को बोलते हैं भाई रस्ट बॉल इंडस्ट्री। भाई सीधी सी बात है, जंग जो है एक तरीके से किस में लगता है ना, किस में आपको देखने को मिलेगा। एक सेकंड भाई, तो भाई ये किसको कहते हैं, रस्ट बॉल आपका एक तरीके से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को, यानी कि लोहा और इस्पात उद्योग जो है उसको बोला जाता है। 188 क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज नॉट लोकेटेड ऑन ए रिवर बैंक। भाई निम्न में से कौन सा शहर नदी तट पर स्थित नहीं है। तो इसमें भाई जनरली आपको देखने को मिलेगा जो भोपाल है ना। तो भोपाल क्या है, वो लेक के आसपास आपका डेवलप्ड है, तो भोपाल नहीं है आपका रिवर के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 189, कह रहा है एम ऑफ रीजनल प्लानिंग, है ना, क्षेत्रीय नियोजन का उद्देश्य क्या है। तो वो क्या है भाई, वीडियो को पॉज करें और राइट आंसर बताने की कोशिश करें। तो यहाँ पर एक एक करके पढ़ लेते हैं। कह रहे डेवलप्ड एग्रीकल्चर, है ना, कृषि को विकास करना, जी हाँ। फिर कह रहा है टू इम्प्रूव रोड्स, सड़कों को सुधारना, जी हाँ। टू रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंस, है ना, क्या ये आपको दिखेगा। मतलब देखो इसमें पूछा एम, है ना, मेन एम क्या है, तो आपको दिखेगा रीजनल प्लानिंग में मेन एम क्या होगा भाई, क्षेत्रीय जो असंतुलन बना हुआ है उसको कम करना, ये इसके अंदर आता है रीजनल प्लानिंग में, है ना। बाकी ये जो है डेवलप करना एग्रीकल्चर को और वो सब जो है वो किस में आता है, वो आता है सेक्टोरल प्लानिंग में। किस में आता है भाई, वो सेक्टोरल प्लानिंग में आता है। और ये यहाँ पर आपका क्षेत्रीय हो गया, यहाँ पर प्रादेशिक नियोजन कर लेना, क्या भाई, प्रादेशिक नियोजन के अंदर आ जाएगा ये। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाता है, टू रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंस, है ना। 189 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द क्रॉप इज फाइबर क्रॉप। भाई इनमें से कौन सी फसल जो है एक रेसी फसल है। तो भाई बहुत ईजी है इसका, अगर आप देखें, क्या टी एक रेसा फसल है क्या, या शुगर केन है क्या, या रबर है आपका, भाई आपको दिखेगा कॉटन। जो आपका कपास है, कपास क्या एक रेसे मतलब एक तरीके से दिवस है, फाइबर क्रॉप आपको दिखेगी। तो इसमें कोई इतना ज़्यादा दिमाग तो मारना नहीं था भाई, है ना। तो 190 का क्या हो जाएगा आपका बी। 191 मैच ऑफ द फॉलोइंग है, तो थोड़ा इसको रीड करें और राइट आंसर बताने की कोशिश करें। तो इसमें भाई देख लेते हैं क्या है आपका, यहाँ पर आपका दे रखा है फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और यहाँ सब फील्ड दे रखी है उसकी, आपको मैच करना है इसमें, है ना। तो सबसे पहला है सोशल ज्योग्राफी,
सामाजिक भूगोल किससे जुड़ा हुआ है ना, इलेक्ट्रल से जुड़ा है, जेंडर से जुड़ा हुआ है, या ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्री? तो सीधी सी बात है, तो वो किससे जुड़ा हुआ है आपका जेंडर ज्योग्राफी से। पॉलिटिकल ज्योग्राफी एक तरीके से किससे जुड़ा हुआ है, राजनीतिक भूगोल, इलेक्ट्रल। तो यानी कि अगर मैं कहूँ सेकंड का ए, तो सेकंड का ए यहाँ दिखेगा आपको, फर्स्ट का भी यहाँ दिखेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ये हो जाता है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी किससे जुड़ा हुआ है आपका, ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजुकेशनल टाउन, भाई निम्न में से कौन सा एक शैक्षिक शहर है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, एजुकेशनल टाउन, ट्रेडर टाउन, गैरिसन टाउन, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। तो ये जो आपके डिफरेंट डिफरेंट टाउन्स हैं वो आपको पता होने चाहिए कि कौन किस टाउन के अंदर आ रहा है। फिर आपके एशियंट, मिडाइवल, टाइम के अकॉर्डिंग, है ना, ये था फंक्शनल के अकॉर्डिंग जो भी बताया। एक है आपका टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, जिसमें आपका क्या है, एशियन टाउन, मिडाइवल टाउन, मॉडर्न टाउन वो आ जाते हैं। तो ये आपको सारे पता होने चाहिए। तो भाई कौन सा इसके अंदर एजुकेशनल टाउन है, वो राइट आंसर बताएं भाई। तो यहाँ पर देखते हैं भाई, कह रहा है वाराणसी, अलीगढ़ और पिलानी जो है, ये तीनों के तीनों आपको क्या दिखेंगे, एजुकेशनल टाउन दिख जाएंगे। क्या दिखेंगे भाई, ये तीनों के तीनों आपको एजुकेशनल टाउन जो है ना, दिख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, 193 कह रहा है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंट डज नॉट एक मिनट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंट्स डज नॉट एक्सेप्ट द प्रेजेंस ऑफ डिस्पर्स्ड रूरल सेटलमेंट। कह रहा है इनमें से किस वातावरण में बिखरी हुई ग्रामीण, अच्छा आपको दिखेगा डिस्पर्स रूरल सेटलमेंट की बात कर रहा है, और कौन से आपके एनवायरनमेंट में एक तरीके से देखने को मिलेगी। तो बिखरी हुई आपकी ग्रामीण बस्तियों की उपस्थिति की उम्मीद नहीं है। अच्छा कहाँ पर नहीं है, ठीक है, याद रखना, नॉट के पूछ रहा है कि कहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। कौन सा सेटलमेंट, सीधी सी बात है, ये बात कर रहा है डिस्पर्स सेटलमेंट की बात कर रहा है ना, जिसको आप हिंदी में आप ये कह सकते हो एक तरीके से, जैसे बिखरी हुई बता दिया इसने, ठीक है। एक वर्ड है अभी मेरे को याद नहीं आ रहा हिंदी में। तो डिस्पर्स सेटलमेंट जो मतलब दूर दूर आपकी फैली हुई रहती है ना आपका, तो वो कहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, वो आपसे पूछ रहा है। उस फिजिकल फीचर की आपकी बात कर रहा है, तो कहाँ पर नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, राइट आंसर बताएं भाई। तो यहाँ आपको देखते हैं, जैसे कह रहा है एरिड एंड सेमी एरिड एरिया, जी हाँ वहाँ तो दिखेगी। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र जो राजस्थान के हैं। लोअर वैलीज ऑफ हिमालयास, जी हाँ हिमालय के निचली घाटियों में भी देखने को मिलेगी। फॉरेस्ट एंड हिल इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व के जंगल और पहाड़ियों में भी आपको देखने को मिलेगी, मतलब बिखरी हुई बस्तियाँ। लेकिन जब हम बात करते हैं एलुवियल प्लेन, यानी कि जलोढ़ मृदा वाले आपके जो गंगा के जो मैदान हैं, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये बहुत एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से होता है। तो यहाँ पर डिस्पर्स सेटलमेंट तो है ही नहीं, यहाँ पर क्या है आपका एक तरीके से कॉम्पैक्ट सेटलमेंट आपको देखने को मिलेगा। 194 क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रांस साइबेरियन रेलवे। भाई ट्रांस साइबेरियन रेलवे की कितनी लंबी आपको दिख जाएगी, है ना, कितनी लंबी है। और इसमें ये भी याद रखना, जैसे ट्रांस साइबेरियन है और ट्रांस कैनेडियन है, तो ये जो दो है ना, इसका बिल्कुल बिल्कुल याद रखना है, ईस्ट टू वेस्ट, और फिर आपका टोटल लेंथ क्या है, और ट्रांस साइबेरियन रेलवे किससे जुड़ा हुआ है, तो ये पता होना चाहिए आपको पूरा। तो भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका ये क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर है। तो ये क्या है, 9332 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 195 क्या कह रहा है। स्टेटमेंट दे रखी है कुछ, उसको चूज करने के बाद आपको क्या करना है भाई, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। मतलब पढ़ने के बाद आपको इनकरेक्ट जो गलत कथन है वो आपको चुनना है यहाँ पर बेसिकली। तो यहाँ पर भाई आपके स्टेटमेंट है, वीडियो को पॉज करें और राइट आंसर बताएं। तो यहाँ पर देखते हैं भाई, सबसे पहले कह रहा है वाटर इज ए बायोटिक रिसोर्स, इनकरेक्ट पूछिए, ठीक है। तो भाई आपका वाटर क्या है, एबायोटिक है, जी हाँ वो आपका भाई अजैविक है, बायोटिक थोड़ा ना है, लाइक थोड़ा ना है। कह रहा है दी क्वालिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर इज ओनली आपका 3% ऑफ फॉर दी ह्यूमन यूज। तो ये कह रहा है मानव उपयोग के लिए पीने योग्य पानी की मात्रा केवल कितनी है, 3% है, जी हाँ ये भी आपको दिखेगा। 97% के आसपास क्या है आपका, तो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं लिया है यहाँ पर, वरना फिर थोड़ा पॉइंट वाइज भी आ जाता है। तो आपको दिखेगा इसमें ये भी आपका राइट आंसर है। फिर कह रहा है मतलब ये इनकरेक्ट नहीं है, कह रहा है दी एनुअल यूज ऑफ रेन वाटर इज मोर इन गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एज कम्पेयर टू गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। कह रहा है गंगा ब्रह्मपुत्रा में जो आपका रेन वाटर जो इस्तेमाल हो रहा है वो मतलब आपका कम हो रहा है रेन का, और ज़्यादा कहाँ हो रहा है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पे। भाई सीधी सी बात है, रेन का वाटर का यूज़
हर जगह आपको देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है, हो सकता है कहीं पर बारिश ज़्यादा कहीं पर कम है, वो एक अलग चीज़ है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, बी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। 195 का आपको क्या दिखेगा भाई, बी। 196 क्वेश्चन क्या कह रहा है, राबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन ड्यूरिंग दी मंथ्स ऑफ, है ना, राबी की फसलें निम्न महीनों में उगाई जाती है। तो कब आपको देखने को मिलेगी भाई राबी की क्रॉप्स, कौन सा यहाँ पर टाइम पीरियड है, देखो टाइम राबी, खरीफ और जैद कौन कौन सी क्रॉप आती है, किसके सीजन में आती है, ठीक है, राबी क्रॉप कौन सी है, खरीफ कौन सी है, जैद कौन सी है, ये सब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। क्योंकि देखो जो भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ ना, पता होना चाहिए कि ज़्यादातर चांसेस है वहीं से वो एमसीक्यू बनाएगा, वरना जनरली क्या है आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है वो आपके हो जाते हैं। लेकिन ऐसी कि राबी कब से कब तक है, खरीफ कब से कब तक है, इसके अंदर कौन सी फसलें आती हैं, और जो कौन सी फसलें आती हैं उसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है। ठीक है, तो उसको आपको चार्ट को जो आपकी बुक में दे रखा है 2 या 3 बार आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ आपका अगर हम देखें तो ये आपका बताएगा अक्टूबर से मार्च, किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है राबी। देखो ऐसे याद रख सकते हैं, राबी में राइस नहीं, मैं ऐसे ही याद दिलाता हूँ भाई अपने बच्चों को, क्या भाई राबी में आपका राइस नहीं। राइस नहीं का मतलब क्या हो गया कि राबी में राइस नहीं उगाया जा रहा है, क्या उगाया जा रहा है, वीट उगाया जा रहा है। और वीट कब, उसको कब बोया जाता है, उसको ठंड के टाइम पे, है ना, ठंड के टाइम पे बोया जाता है, तो अक्टूबर के टाइम पे, और गर्मी के टाइम पे क्या है, काटा जाता है। ऐसे ही आपको ट्रिक लगा के याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। 197 क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं इन डैश ईयर स्वेज कैनाल वाज कंस्ट्रक्टेड। भाई स्वेज नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था, ये आपको बताना है भाई। स्वेज कैनाल हो गया आपका, पैनामा कैनाल हो गया, पैनामा कैनाल किस किस ओशन को जोड़ता है, स्वेज कैनाल किस किस को जोड़ता है ना, स्टार्ट पॉइंट मतलब स्टार्ट का जो पोर्ट एरिया है, लास्ट का जो पोर्ट एरिया है, नॉर्थ साउथ कैसे भी याद कर सकते हैं, ये भी चीज़ें आपको इसमें पता होनी चाहिए। तो बताएं भाई 197 का आंसर, तो ये दिखेगा आपको 869, है ना, तो यानी कि आपका 1869, यानी कि 1869 में इसका निर्माण हुआ था। 198 क्या कह रहा है, इंडियाज बैलेंस ऑफ ट्रेड इज नेगेटिव ड्यू टू, कह रहा है भारत का व्यापार संतुलन नकारात्मक है क्योंकि, क्यों है इंडिया का बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव, कह रहा है ओवर पॉपुलेशन है भाई, है ना, कह रहा है कि जनसंख्या अधिक है, कह रहा है हाई प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल, है ना, तेल के उच्च कीमत है, लिबरल पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, तो सरकार की उदार नीतियां हैं, या ये सभी रीजंस आपको दिखेंगे, है ना। क्या बोल रहा है भाई, क्या ये आपके इसमें जो है ये सभी रीजंस हैं। तो आप देखेंगे भाई ओवर पॉपुलेशन है तो बाहर से इंपोर्ट, यानी कि आपका प्रोडक्ट बहुत मंगाया जाता है। क्रूड ऑयल हमारे पास नहीं है, इसको भी इंपोर्ट करा जाता है, बाहर से मंगाया जाता है, और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा, या फिर मैं कहूँ आपका भैया डॉलर खर्चा होता है ना। लिबरल पॉलिसीज़ की बाहर की कंपनीज भी आई हुई है, तो एक नेगेटिव आपको दिखेगा। तो ट्रेड बैलेंस हमारा नकारात्मक बना हुआ है, नेगेटिव, पॉजिटिव में नहीं बना हुआ है। कभी न्यूज़ वगैरह सुनो हो हमारी इकोनॉमी तो कहाँ से कहाँ जा रही है, मतलब ऐसे समझो कि 100 रुपये हम कमा रहे हैं और 150 रुपये अभी हम खर्च कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो एक तरीके से नेगेटिव हो गया हमारा ट्रेड, है ना। 199 क्या कह रहा है, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म। भाई जो इसमें आप ये कह सकते हो इसको संभववाद, है ना, क्या कहते हैं इसको, संभववाद की जो धारणा है वो किसने पेश करी थी, आपके ऑप्शन यहाँ पर हैं, बताएं। तो अभी हमने देखा संभववाद क्या था, विडाल डिला ब्लास से आपका जुड़ा हुआ आपका है। न्यू डिटर्मिनिज्म यानी कि नव निश्चयवाद किससे जुड़ा हुआ है, ग्रिफिथ टेलर से आपको दिख जाएगा। रेड सेल से क्या जुड़ा हुआ है, एक तरीके से सैम्पले से क्या जुड़ा हुआ है, जो आपका एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है, पर्यावरण निश्चयवाद जो है वो उससे जुड़ा हुआ है। तो ये सब पता होना चाहिए कौन किससे कनेक्ट है ना भाई। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 200 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। भाई जो भूमध्य सागरीय जो कृषि होती है ना उसके बारे में कथन दिए हुए हैं, और इनमें से कौन सा सही है, याद रखना क्या पूछ रहा है, कौन सा सही है वो आपको यहाँ बताना है। अब देखते हैं, कह रहा है मेडिटेरियन एग्रीकल्चर इज हाईली स्पेशलाइज्ड कमर्शियल एग्रीकल्चर। कह रहा है भूमध्य सागरीय कृषि जो है अत्यधिक विशिष्ट व्यवसायिक कृषि है। जी हाँ, बहुत हाईली आपका कमर्शलाइज कृषि है ना, तो आपको दिखेगा इसके अंदर जो भी चीज़ करी जा रही है वो मार्केट ओरिएंटेड बहुत है। कह रहा है इट इज़ प्रैक्टिस इन यूरोप, इन रशिया, फ्रॉम टूनेशिया टू अटलांटिक कोस्ट, है ना। तो ये आपको दिखेगा यूरोप में, रशिया आपको दिखेगा, अटलांटिक आपका टूनेशिया से अटलांटिक कोस्ट तक। तो ये भी आपकी स्टेटमेंट सही है। कह रहा है इसमें कि विटी कल्चर और ग्रेप कल्टिवेशन इज स्पेशलिटी
ऑफ द मेडिटेरियन रीजन। भाई अंगूर की जो खेती होती है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो कृषि हो रही है उसकी एक विशेषता है। जी हाँ, आपको पता है जो ये आपकी अंगूर की खेती हो रही है इससे वर्ल्ड क्लास की आपकी वाइन बनाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और ये कहाँ पर डाल रखी थी, मिक्स एग्रीकल्चर में डाल रखी थी कि मिक्स एग्रीकल्चर में ग्रेप्स वगैरह उगाए जा रहे हैं। वो कहाँ उगाए जा रहे हैं, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर में। मेडिटेरियन एग्रीकल्चर क्यों बोल रहे हैं, भूमध्य सागरीय कृषि क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मेडिटेरियन एग्रीकल्चर के आसपास ज़्यादा होती है, इसलिए। ऐसा नहीं कह रहे सिर्फ वहीं होती है, ज़्यादा वहाँ होती है, इस वजह से इसको मेडिटेरियन एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। तो यानी कि आपके यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। 1, 2 और जो 3 है तीनों स्टेटमेंट आपकी सही है। तो देखिए अभी हमने यहाँ पर 200 क्वेश्चन यहाँ पर कर लिए हैं। अभी जो बच्चा नया है जिसने अभी तक कोई मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, तो भाई जो मैंने पहले के भी मॉक टेस्ट कराए हुए हैं वो आप ज़रूर देखें। और 50 क्वेश्चन में से आपने कितने अटैम्प्ट करे, कितने आपसे सही हुए, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और भैया अगर आप नए हैं, है ना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताएं चैनल के बारे में कि भैया फलाना सर हैं, पढ़ा रहे हैं, है ना, इज्जत में पढ़ लो। 1 घंटे के अंदर 50 क्वेश्चन करा रहे हैं, 1 घंटे के अंदर 10 क्वेश्चन नहीं करा रहे, जो जनरली मैंने यूट्यूब पे देखा है ना, 1 घंटे के अंदर 10-10 क्वेश्चन करा रहे हैं। बच्चों को टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो भाई, उनको CUET निकालना है ना। मैं देखो एज ए स्टूडेंट भी हम कह सकते हैं, एज ए टीचर भी हम कह सकते हैं, है ना, हम भी कभी स्टूडेंट रहे थे। तो ये टाइम वेस्ट है कि आप 1-1 घंटा, आप 1.5 घंटे में आप 15 क्वेश्चन करा रहे हो, है ना। तो वो कहीं पर एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है उससे बच्चों का। तो आपको क्या करना है भाई, ये सारे के सारे जो 1-1 घंटे के अंदर मैं 50 क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिस स्पीड में करा रहा हूँ उसी स्पीड में आपको करने हैं, क्योंकि अगर स्पीड आपकी स्लो है तो दिक्कत हो जाएगी। और देखो मैंने हालांकि इसमें सारे आपके पैसेज नहीं डाला है मैंने, इसमें बाकी सारे नॉर्मल क्वेश्चन है। पैसेज के लिए आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, बाकी मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है भाई। तो मिलते हैं अगली क्लास में।